Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 26th of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 26 मार्च 2026 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे जो हम कवर करने वाले हैं। सारे के सारे वो टॉपिक हैं जहाँ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में प्रश्न बन चुका है, यानी बहुत सारे PYQs आपको इनसे रिलेटेड मिल जाएंगे। इसलिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नथिंग मोर नथिंग लेस। ना ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें मिलने वाली हैं और ना ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी छूटने वाली हैं। इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। करना क्या है, टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के PDF डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के डिस्कशन की। हमारे पास में पहला आर्टिकल है बहुत ही ज़्यादा काम का। UPSC ने यहाँ से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये टॉपिक आपका GS पेपर नंबर 2 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइटेनियम के बारे में। आखिरकार क्यों बात कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये रहा दोस्तों आपके सामने आर्टिकल। तो चंद्रयान 4 जो है इसकी तैयारी हो रही है और चंद्रयान 4 की तैयारी से पहले ही हम कोशिश करेंगे कि चंद्रमा से यानी चांद के ऊपर से सैंपल को इकट्ठा करके वापस पृथ्वी पे लेकर आया जाए। और स्पेशली हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं चांद के ऊपर में जो टाइटेनियम रिच रॉक्स प्रेजेंट है उनके ऊपर में। कुछ ऐसी प्रकार की यहाँ पर ये रॉक्स देखने को मिल जाती हैं, एक ऐसे चट्टान देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे वहाँ पे मिलते हैं जो टाइटेनियम से रिच हैं। इनके अंदर बहुत सारा टाइटेनियम प्रेजेंट है जिसके ऊपर में हम बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रिसर्च कर सकते हैं, जिस वजह से दोस्तों ये टाइटेनियम रिच रॉक्स अगेन चर्चाओं में आ चुकी हैं। तो न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। वाई इन न्यूज़ बता दिया, एक स्टडी की जा रही है IIT खड़गपुर एंड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के माध्यम से। ये मून के टाइटेनियम रिच रॉक्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो चांद के सरफेस के बारे में और भी तमाम जानकारी हमको प्रोवाइड करवाएगा। नाउ यहीं पर आपके लिए सबसे बड़ा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र में ये टॉपिक होगा। तो वो क्या पूछेगा, यहाँ से कुछ नहीं पूछने वाला, ये पूछने वाला है भाई टाइटेनियम चर्चाओं में था, बताओ पढ़कर आए हो या नहीं आए हो, टाइटेनियम के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं, टाइटेनियम के मेन यूजेस क्या क्या हैं, टाइटेनियम किस प्रकार का एलिमेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। नंबर 1 इज टाइटेनियम। दोस्तों आज पृथ्वी पर कह सकते हैं चौथा मोस्ट अबेंडेंट मेटल है, यानी एक ऐसा मेटल जो चौथे नंबर पर आता है और भरपूर मात्रा में ये प्रेजेंट है। एंड नवा मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। नवा मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट एंड चौथा मोस्ट अबेंडेंट मेटल। तो ये हमारे अर्थ क्रस्ट में यानी पृथ्वी पे मिलता है। लेकिन टाइटेनियम अपनी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। टाइटेनियम जब भी मिलेगा हमेशा ओर की फॉर्म में मिलेगा, ऐसे चट्टान की फॉर्म में, रॉ फॉर्म में। हमें इसमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा, इसमें से एक्सट्रैक्ट करना होगा, यानी ओर में से प्योर मेटल निकालना होगा, है ना। तो टाइटेनियम को अलग किया जाता है, याद रखिएगा। आज यही टाइटेनियम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में मीटियोराइट्स में प्रेजेंट है। सूर्य के अंदर भी दोस्तों ये टाइटेनियम हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये टाइटेनियम के प्रेजेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। नाउ अब आते हैं आगे। ये है बहुत ही ज़्यादा मेन पोर्शन। जैसे मैंने आपको बताया टाइटेनियम कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, ओर के फॉर्म में मिलेगा। अब वो जो ओर है वो दो प्रकार के होते हैं, ये UPSC ने सवाल पूछा हुआ है तो याद रखिएगा। इसमें एक ओर होता है एल्मेनाइट एंड सेकंड ओर इज रूटाइल। सर्च कर लेना एल्मेनाइट रूटाइल, UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो याद रखिएगा एल्मेनाइट रूटाइल। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए कि बताओ एल्मेनाइट और रूटाइल से हमें कौन सा मेटल मिलता है, तो हमको मिलता है टाइटेनियम। या प्रश्न बन जाए कि जो टाइटेनियम है ये कौन से ओर से पाया जाता है, तो एल्मेनाइट और रूटाइल से पाया जाता है। अब ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये भाई ये तो है रॉक फॉर्म में, इसमें से हमें टाइटेनियम सेपरेट करना होगा और सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस अपनाया जाता है विच इज़ अ क्रॉल प्रोसेस। थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। इसमें हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब याद रखने की बात नहीं है। एक साइंटिस्ट है विलियम जस्टिन क्रॉल, इनके नाम पे इस क्रॉल प्रोसेस को नाम दिया गया है। नाउ अब आती है सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चीज, एंड ये है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कह लो या फिर यूजेस ऑफ टाइटेनियम, कि सर टाइटेनियम पे इतनी सारी रिसर्च करने की बात हो रही है, इस टाइटेनियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर है, क्या कहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, टाइटेनियम के बहुत सारे यूजेस हैं दोस्तों। कई बार दूसरे मेटल्स के साथ में मिलाकर इसको एलोइंग एलिमेंट बनाया जाता है, तो एलॉय के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है टाइटेनियम की स्ट्रेंथ को, इसकी परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए।
अभी आगे बताऊंगा। लेकिन टाइटेनियम सबसे पहली बार कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आज हमारे एयरक्राफ्ट्स के ऊपर में, जो विमान वगैरह बनाए जा रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, जहाज बनाए जाते हैं हाई स्ट्रेस एनवायरमेंट के लिए, वहाँ पे टाइटेनियम इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट, जहाज वगैरह बना रहे हैं, कारण कारण यह है कि ये कोरोशन रेसिस्टेंट, इसमें जंग नहीं लगता, ये इसका एक मेजर कारण देखने को मिलेगा। एंड दिस फोटो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए टाइटेनियम के यूजेस इसमें एक्सप्लेन करे गए हैं। सबसे पहली चीज, ये एक अलॉइंग एलिमेंट है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स के साथ में इसका मिक्स कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के साथ इसको मिला सकते हैं, मॉलीबेडनम के साथ, आयरन के साथ में इसको मिक्स कर सकते हैं। एंड मिक्स करने से क्या होगा, इस टाइटेनियम की जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, वो थोड़ा सा मजबूत होती हुई नजर आएगी। अब जब मजबूत हो जाएगी तो हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे अपने एयरक्राफ्ट के अंदर में, स्पेस क्राफ्ट के अंदर में, मिसाइल्स के अंदर में, तब बेहतर तरीके से इसका यूज हो पाएगा। इवन इसके और भी मल्टीपल यूजेस हैं। टाइटेनियम का आज इस्तेमाल गोल्फ क्लब्स, लैपटॉप, बाइसाइकिल्स, क्रचेस, इनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एंड इवन जैसे मैंने बताया, ये हाई रेसिस्टेंस है टू सी वाटर कोरेशन, यानी समुद्र में आप देख पाओगे जो पानी वगैरह है ना, उसमें यूज़ किया जाता है। डिसैलिनेशन प्लांट्स में इसका इस्तेमाल होता है, शिप्स के अंदर में इसका इस्तेमाल होता है, सबमरीन्स में यूज़ होता है, क्योंकि पानी से इसमें जंग नहीं लगता। ठीक है। इवन इसमें एक फॉर्म आती है टाइटेनियम 4 की, तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा। जो टाइटेनियम 4 ऑक्साइड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सन स्क्रीन्स के अंदर में भी। एंड ये जो टाइटेनियम 4 ऑक्साइड है दोस्तों, ये सनस्क्रीन में यूज तो किया जाता है। कारण कारण यह है क्योंकि सनस्क्रीन का मेन पर्पस क्या होता है, वो हमारे चेहरे को, हमारी त्वचा को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, उससे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो यही इसका भी फीचर है। तो इसके यूजेस हो गए कि भाई हाँ, ऊपर के तो यूजेस बता पाओगे, एक उटपटांग सा यूज मिल जाए, क्या टाइटेनियम ऑक्साइड का सनस्क्रीन में इस्तेमाल होता है? तो पता होना चाहिए कि हाँ सर, होता है इसका सनस्क्रीन में भी यूज, जो बेसिक तौर पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। तो ये बात होगा इसके एप्लीकेशंस के बारे में। ओके। और कभी भी रिवाइज करना हो ये टॉपिक, तो छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं भविष्य में कभी भी रिवाइज करने के लिए, जो आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये रिवीजन पॉइंटर्स हैं। टाइटेनियम कहाँ पे पाया जाता है, मेन ओर्स क्या हो गए, बाकी सारे बेसिक फैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला आर्टिकल है हमारे लिए, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिक तौर पे हम एक प्लेस कवर करने वाले हैं जो न्यूज़ में है, विच इज़ कोलंबिया। कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, कभी कभी न्यूज़ में आती है, बट इस बार क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी जनवरी में आपको पता होगा वेनेजुएला काफ़ी चर्चाओं में था। ठीक है। इसी के नीचे आपको एक और कंट्री देखने को मिल जाएगा, कोलंबिया। हुआ क्या, रिसेंटली कोलंबियन एक मिलिट्री प्लेन था, 125 लोगों को लेकर ये जा रहा था, ये अचानक से क्रैश कर जाता है। ठीक है। अभी 34 लोगों की डेथ की खबर आई है, बाकी सारे लोग इंजर्ड हैं। अब ये नंबर्स लगातार थोड़े से इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। अब इसी वजह से कोलंबिया हमारा न्यूज़ में बना हुआ है। अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इसको लेकर कवर करे गए। तो न्यूज़ मैंने आपको समझाया, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कोलंबिया है। इवन जो पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसको लेकर हर साल एक ना दो क्वेश्चन हमको मिल ही जाते हैं। ये कहाँ पर है, पहले मैं आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ये हो गया हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील के आसपास देख पाओगे मल्टीपल नेशंस है जो ब्राज़ील के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम गुयाना, वेनेजुएला, और वेनेजुएला से बॉर्डर सटता है यहाँ पर कोलंबिया का। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। ऊपर देखोगे पेनामा के साथ में ये बॉर्डर को शेयर करता है। इवन आजकल पेनामा कैनाल भी चर्चाओं में है, जो बेसिक तौर पे जहाज़ को इस तरीके से यहाँ से पैसेज प्रोवाइड करवाता है। तो वेनेजुएला हो गया, पेनामा हो गया, नीचे ब्राज़ील हो गया, इधर पेरू हो गया और इक्वाडोर हो गया, एंड इधर है पैसिफिक ओशन और इधर है कैरेबियन सी। तो दो समुद्र के साथ भी बॉर्डर को शेयर करता है, एंड इवन बहुत सारे कंट्रीज के साथ में कोलंबिया की जो बॉर्डर्स हैं वो हमें लगती हुई नजर आती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एंडीज की पहाड़ियां, बॉर्डर्स जो एंडीज की पहाड़ियां हैं, ये भी याद रखेगा, कोलंबिया के अंदर तक जाती हैं, फैलती हैं। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बन गया था कि बताओ एंडीज की पहाड़ियां कौन कौन से कंट्रीज में फैली हुई हैं साउथ अमेरिका के अंदर में। ठीक है, तो थोड़ा पता होना चाहिए। कोलंबिया कहाँ पर है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसको कई बार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका बोला जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर रीजन है जो ऊपर पेनामा के साथ में कनेक्टेड है। क्योंकि पेनामा से ऊपर देखोगे तो ये हो गया सेंट्रल अमेरिका, इसके ऊपर आ जाएगा सीधा हमारा नॉर्थ अमेरिका, यानी कि यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, उन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक गेटवे है, एक रास्ता है, जो ये वाला रास्ता सीधा यानी कि कोलंबिया से एंट्री देता है हमें साउथ अमेरिका के अंदर में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ये साउथ अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साथ जोड़ता है। इसकी कैपिटल बोगोटा है, एंड कोलंबिया जो है ओईसीडी का मेंबर भी है। व्हाट इज ओईसीडी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। थोड़ा याद रखेगा, 38 नेशंस आपको देखने को मिलेंगे यूरोप में, अमेरिका वाले रीजन में, पैसिफिक रीजन के अंदर में, वो कंट्रीज इसका हिस्सा हैं।
ठीक है। ये जो कंट्रीज़ हैं दोस्तों, ये दूसरे मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प करती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर में, सोशल पॉलिसीज़ के अंदर में। तो बेसिक तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको सपोर्ट करने का मेन पर्पज़ है इन ओईसीडी का। तो उसका मेंबर भी है ये कोलंबिया। लैंड बॉर्डर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। पनामा नॉर्थ वेस्ट में है, इक्वाडोर पेरू साउथ में है, वेनेजुएला ईस्ट में है, एंड देन ब्राज़ील इज इन साउथ ईस्ट। ये कंट्रीज है जो बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। एंड रिमेंबर, ये कोलंबिया दो अलग अलग मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, दो समुद्र के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है। वन इज कैरेबियन सी एंड सेकेंड वन इज पैसिफिक ओशन। तो ये भी आपने पता होना चाहिए। नाउ अब आते हैं जोग्राफिकल फीचर्स के ऊपर में। इसमें भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। एंडीज माउंटेन्स, ये जो एंडीज की पहाड़ियाँ इसमें फैली हुई हैं, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर ओरिनिको, ठीक है, ओरिनोको सॉरी। उसके बाद अमेजन रिवर है ही, उसके अलावा मागदेलेना। अगर हम एग्जैक्टली मैप में देखेंगे, ठीक है, तो ये आप देख पाओगे पूरा ऊपर ये येलोइश पोर्शन, ग्रीनिश पोर्शन ये कोलंबिया का है। अमेजन रिवर ये देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो ये मागदलियन रिवर है वो एग्जैक्टली इसका लोकेशन ये देखने को मिल जाता है। एंड देन ओरिनोको रिवर आपको यहाँ पर ये इस तरीके से देखने को मिल जाएगी कोलंबिया के पास में। ओके, तो ये तीन रिवर्स के बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसमें कुछ याद रखो मत रखो, ओरिनोको रिवर थोड़ा याद रखिए ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जैसे वेनेजुएला के पास में ढेर सारे ऑयल हैं, वैसे ही दोस्तों पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिजर्व्स कोलंबिया के पास में भी प्रेजेंट है। पड़ोसी देश है, याद रखना, क्योंकि कभी भी साउथ अमेरिका में दूसरा कंट्री जो बेसिक तौर पे निशाने में बनेगा वो कोलंबिया बनेगा। तो उस कोलंबिया के पास में ये सारे के सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, कोयला, गोल्ड, ये सब कुछ भी देखने को मिल जाता है। तो एक और आर्टिकल हुआ हमारा समाप्त। ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स, कभी भी आप इनको आराम से रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजिली। चलिए अगला टॉपिक एंड अगला आर्टिकल। अगली न्यूज़ यहाँ पर बात करता है नालगोंडा टेक्निक के बारे में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके सामने लाइव मिनट का टॉपिक है। सरकार आज के समय पर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर में डिस्कशन कर रही है, थोड़ा सा विचार कर रही है, और ये टेक्नोलॉजी है नालगोंडा टेक्निक। ये जो नालगोंडा टेक्निक है दोस्तों, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? पानी को साफ करने में। आज वाटर के अंदर में ढेर सारा पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। पोल्यूशन में आप देख पाओगे वाटर में आर्सेनिक जगह जगह पे फैल रहा है ना। आर्सेनिक के साथ साथ आप देख पाओगे यूरेनियम पानियों में देखने को मिलता है, जो इंसान के लिए खतरनाक है। उसके अलावा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है फ्लोराइड। तो ये जो नालगोंडा टेक्निक है ना, नालगोंडा टेक्निक का स्पेसिफिक जो मेन पर्पस है वो है फ्लोराइड को पानी से रिमूव करना। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि बताओ नालगोंडा का पर्पस क्या है? पानी से फ्लोराइड को रिमूव करना। अब फ्लोराइड जरूरी भी है, लेकिन अगर फ्लोराइड थोड़ा सा बॉडी में एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इससे हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, चटकनी शुरू हो जाती हैं, टूटनी शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम लोग एग्जैक्टली कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट आज के समय पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर रही है, और इनका मेन पर्पज है कि पानी में से फ्लोराइड को रिमूव किया जाए, है ना। और इस टेक्निक को नाम दिया गया है एग्जैक्टली नालगोंडा टेक्निक। तो याद रखिएगा। अब ये नालगोंडा टेक्निक क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। इट इज अ मेथड विच इज यूज टू रिमूव एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर। याद रखिएगा। बस इतना ही पूछेगा कि बताओ, ये क्वेश्चन है भी शायद यूपीसीएल का क्वेश्चन है यहां पर, कि बताओ नालगोंडा टेक्निक से पानी में से क्या रिमूव करते हैं? फ्लोराइड को रिमूव करते हैं। दैट्स इट, इतना पता होना चाहिए, और ये जरूरी भी है भाई। अगर फ्लोराइड को रिमूव नहीं करेंगे तो जगह जगह पे आज के समय पर बहुत सारे एरियाज में पानी के अंदर में फ्लोराइड की संख्या यानी इसका लेवल बढ़ता चले जा रहा है, जो कंसर्निंग है। कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि दोस्तों जब फ्लोराइड पानी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, वो पानी पिया जाएगा तो शरीर में भी फ्लोराइड बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब शरीर में फ्लोराइड की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसके लेवल्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, तो परेशानी ये होगी, एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। अब ये देखो, फ्लोरोसिस कहा जाता है इसे। अब फ्लोरोसिस में क्या होता है, आप देख पाओगे ज़्यादा फ्लोराइड की वजह से आर्थराइटिस होना शुरू हो जाएगा, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, बोन डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली शुरू हो जाएंगी, खोखली होना शुरू हो जाएंगी, मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, थकान होना, उसके अलावा दूसरी और प्रकार की डिजीज होना। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जब फ्लोराइड के लेवल शरीर के अंदर में इंक्रीज हो जाते हैं। तो वही इसके अंदर में बताया गया है। बाकी जब हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, जमीन के नीचे जो पानी है जगह जगह पे इसमें फ्लोराइड बढ़ता चले जा रहा है, यही तो हमने डिस्कशन किया। तो आज ग्राउंड वाटर में जगह जगह पे बहुत सारा कंटामिनेंट्स हमको देखने को मिलता है। जो पानी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाले केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें नाइट्रेट है, फ्लोराइड है जिसके बारे में अभी डिस्कशन किया, आर्सेनिक है, यूरेनियम है। नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, एंड देन उसके बाद में आपका सैलिनिटी लेवल। ये लेवल में होना चाहिए। इससे अगर इसकी एक लेवल एक्सीड हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे अगेन ढेर सारी जो समस्याएं हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी।
है ना। तो इसलिए पानी में जब भी हम फ्लोराइड को रिमूव करने की बात करेंगे और पूछ लेगा बताओ इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, ऑप्शन में देख लेना कहीं नालगोंडा लिखा तो नहीं है, ठीक है। और इससे पहले आप देख पाओगे यूपीएससी ने साल 2013 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक पीवाईक्यू आपको यहां पे मैं सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आर्टिकल का इंपॉर्टेंस आपको पता चले। क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ जगहों में इन पांचों में से कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं। आर्सेनिक कहोगे पाया जाता है, पढ़ा था अभी। सॉर्बिटॉल नहीं पढ़ा। फ्लोराइड पाया जाता है, इसी की तो हम बात कर रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड नहीं पता। यूरेनियम पाया जाता है, अभी हमने पढ़ा। इवन इसमें नाइट्रेट भी जोड़ दोगे तो आपको सब सब चीज़ों के बारे में पता है। तो आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। एंड देन आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 5। ठीक है, ये 2013 का पीवाईक्यू है। चलिए अगला न्यूज आर्टिकल, ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यहां पे हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के बारे में, विच इज एआई फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन। ये क्या है दोस्तों इनिशिएटिव, कैसे वर्क करता है, आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी मेजर पॉइंट्स को। पहली बात कि सर ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, न्यूज में रहने के पीछे का कारण क्या है, ये बहुत ही जरूरी है जानना। तो दोस्तों यहां पर कारण है इसके पीछे का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनिशिएटिव। अब याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जितनी भी बॉडी है ना, उससे रिलेटेड तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सर्च कर लेना, जब मैं कहता हूं क्वेश्चन पूछ रखे हैं सर्च कर ले करो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सही कह रहा था। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है एआई फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन। यानी हमारे खेतों में कृषि क्षेत्र की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे नए नए आविष्कारों के लिए एआई उसमें शामिल होना चाहिए। अलग अलग स्टेट्स एआई को यहां पे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में एडॉप्ट करना शुरू करें। तो ये एक इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव किसका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये एआई फॉर एआई इसको किसने लॉन्च किया था, साल 2021 में इसको लॉन्च किया गया है। ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, बस इतना ही पूछेगा एग्जामिनेशन में, किसका इनिशिएटिव है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। इसका मेन पर्पज है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स को साथ में लेकर आना। और मेन पर्पज क्या है ये भी पूछ सकता है। पर्पज इसका यह है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करवाना, है ना। दुनिया भर में जो फूड सिस्टम होता है, ग्लोबल फूड सिस्टम, उसको ट्रांसफॉर्म करना। क्योंकि एआई से क्या होगा, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवा पाएंगे। ये हमारा मेन पर्पस है। इसमें कुछ मेजर एरियाज के ऊपर में एक स्पेशल फोकस रखा गया है। जैसे आज के समय पर ये एआई फॉर एआई इंप्लीमेंट किया जा रहा है यूपी के अंदर में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में एंड मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया गया है। याद रखिएगा ये इनिशिएटिव किसका है, तो ये इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। इतना बात आपने रट लेना है, फिर कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगला टॉपिक, अगला आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर में प्रेजेंट है, बहुत काम का है। बायोगैस एज ऑल्टरनेटिव कुकिंग फ्यूल के बारे में डिस्कशन यहां पर हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा दुनिया भर में वेस्ट एशिया में क्राइसिस बढ़ने की वजह से आज एलपीजी के क्राइसिस शुरू हो चुके हैं। जो ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसका शॉर्टेज होता चले जा रहा है। तो यहां पर एक नया ऑल्टरनेटिव ऑप्शन निकला कि जो हम कुकिंग पर्पस के लिए, खाना बनाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, क्या एलपीजी की जगह जो दूसरी गैस है हमारे पास में जिसको बोलते हैं बायोगैस, क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो गोबर वगैरह से बनाई जाती है। अलग अलग तरीके हैं, सड़े फल वगैरह जो होते हैं सड़ जाते हैं, है ना, फूड वगैरह जो सड़ जाता है, फूड वेस्ट वगैरह होता है, उससे भी हम लोग बायोगैस बना सकते हैं। तो ये बायोगैस एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अपने पास में है या नहीं, आइए जरा उसके ऊपर में विस्तार से बात करते हैं। वैसे तो एक एडिटोरियल है, लेकिन इसको मैंने प्रीलिम्स के कवरेज के हिसाब से थोड़ा सा कवर कर रखा है। तो ये न्यूज में क्यों है, आपके सामने प्रेजेंट है कि बायोगैस आज के समय पर एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह दिखाई दे रहा है। कारण आपको पता है, क्योंकि लगातार कुकिंग फ्यूल के क्राइसिस इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो इस दौरान हम इसको एक सिक्योरिटी सोल्यूशन की तरफ देखेंगे। अब सवाल यह है कि यह बायोगैस है क्या, फटाफट इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यह बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है एक प्रोसेस के माध्यम से, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनारोबिक डाइजेशन। याद रखिएगा, क्या, एनारोबिक डाइजेशन। इसका मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना विदाउट द ऑक्सीजन। यानी एक टैंकर होगा, उसके अंदर में देखो, ये रहा एक सिंपल सा फोटो जिससे आप लोग यहां पर समझ पाओगे। ठीक है, क्या हुआ, ये डंग कलेक्शन किया, एक जमीन है जहां पर ये गाय भैंसे अपना चरती वगैरह है, गोबर करती हैं, तो गोबर को इकट्ठा किया, पानी के साथ मिक्स किया, ये हुआ मिक्सिंग टैंक। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर में। ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है या ये टैंक आप इसको कह सकते हैं, इसके अंदर में क्या हुआ, इसको डाइजेस्ट करवाया जाएगा। डाइजेस्ट मतलब कैसे करवाया जाएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस की हम बात कर रहे हैं, प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं,
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे करके जो ये मटेरियल है इसको ब्रेक डाउन करेंगे। इसको ब्रेक डाउन, इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो विदाउट दी ऑक्सीजन इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। ब्रेक डाउन करने से दो चीज़ें मिलेंगी, इसमें से जो गैस प्रोड्यूस होगी दोस्तों वो बायोगैस होगी, जिसको कुकिंग पर्पज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड साथ ही साथ में आप देख पाओगे इसमें से एक बायो स्लरी भी निकलती हुई आएगी, इसका एक फर्दर वेस्ट निकलता आएगा जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो गोबर का ही यहाँ पर कितना सारा उपयोग हो सकता है, इससे ही किस तरीके से बायोगैस बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसमें हम क्या रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। गोबर के अलावा प्लांट या एनिमल का वेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ये सब चीजें यूज हो सकती हैं। क्वेश्चन यह है कि सर जब ये हमारे पास में बायोगैस प्रोड्यूस होकर आ जाती है, उस बायोगैस में एग्जैक्टली कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, जरा ये बताओ। एग्जामिनेशन में ये भी प्रश्न बन सकता है। तो उस बायोगैस के अंदर में जो प्राइमरी गैस होती है दोस्तों वो मीथेन होता है। बायोगैस का कॉम्पोजिशन याद रखना मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज उसके अंदर में जो प्रेजेंट होता है वो मीथेन होता है। 55 से 60% इज मीथेन एंड इट इज द मेन एनर्जी कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। फिर उसके बाद आप देख पाओगे 35 से 40% इसके अंदर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देन बाकी आप देख पाओगे अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट होता है। अदरवाइज आपको याद रखना है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये मेन कंपोनेंट होते हैं। इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा मेन कंपोनेंट है मीथेन जो बायोगैस का है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों यहां पर टेक्नोलॉजीज फॉर दी प्रोडक्शन की, कि आखिरकार वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो बायोडाइजेस्टर्स के माध्यम से कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। लैंडफिल गैस रिकवरी हो सकता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो सकते हैं जिसमें सीवेज स्लज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस गंदे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि चलो ठीक है सर बायोगैस बना लिया हमने, कैसे बनाते हैं वो भी हम समझ गए। अब ये बताओ उसका रेलेवेंस क्या है, क्या बायोगैस को वाकई में एज अ कुकिंग फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, बायोगैस का यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इससे जो बाहर से फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पे निर्भरता है हमारी, वो इंपोर्ट पे निर्भरता कम हो जाएगी। इससे ढेर सारे एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, क्योंकि बायो स्लरी भी मिलेगा जो बेसिक तौर पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेगा, जिसको हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन वी हैव अ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, क्लीन फ्यूल भी जनरेट होगा और वेस्ट जो जनरेट हो रहा था उसका मैनेजमेंट भी हो गया, और फॉसिल फ्यूल का भी कम इस्तेमाल हो रहा है। कोयला वगैरह हमें जलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमारे पास में ऐसे ही एक अल्टरनेटिव जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो मिलती चली जा रही है। ठीक है, तो ये बायोगैस की बात हो गई। और बायोगैस को प्रमोट करने के लिए आज गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव्स भी उठा रखे हैं। तो याद रखिएगा, गोवर्धन स्कीम पूछ सकता है, गोवर्धन स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, तो ये बायो वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए लाया गया। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम हो गया, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज, बायोगैस प्रोग्राम, दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव्स जिनका मेन पर्पस है बायोगैस को प्रमोट करना। और ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं, कभी भी आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। बायोगैस के बारे में सारा डिस्कशन हुआ, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, बेनिफिट्स, टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में प्रेजेंट है एंड बहुत ही ज्यादा काम का टॉपिक, ईईआई के बारे में बात हो रही है, विच इज अर्थ एनर्जीज इंबैलेंस। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये आपके सामने डाउन टू अर्थ का टॉपिक प्रेजेंट है। क्लाइमेट सिस्टम के अंदर में एक रेड सिग्नल हमको मिल रहा है। WMO की साइड से रिपोर्ट आई है कि पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म हो रहा है, यानी कि पृथ्वी पे जो एनर्जी का बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। इसको इसलिए बोला गया है एनर्जी इम्बैलेंस। एंड व्हाट इज दिस एनर्जी इम्बैलेंस, तो आइए अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं। हुआ क्या है, आपसे पहले तो यह पूछेगा कि बताओ जो अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस नाम की रिपोर्ट है इसको कौन प्रोड्यूस करता है। तो इसको प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दुनिया का मौसम विभाग। और यह सारा का सारा डेटा पब्लिश किया गया है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2025 के रिपोर्ट में, जिसमें हमारे दुनिया भर का क्लाइमेट डिस्कस किया गया है, टेम्परेचर डिस्कस किया गया है। एंड ये सारा डेटा दोस्तों अभी 23 मार्च को रिलीज हुआ, जिसमें हमको सबसे पहली बात जो पता चली है वो पता चली है अर्थ के एनर्जी इम्बैलेंस के बारे में, कि भाई ये इम्बैलेंस बिगड़ता चले जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर पृथ्वी पे लगातार गर्म होता चले जा रहा है। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कि सर अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, जरा फटाफट पहले ये बताओ। तो उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर रेडिएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड द आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के ऊपर में जो गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि पृथ्वी जो गर्मी को गेन कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस की वजह से, जो पृथ्वी में गर्मी बढ़ती चली जा रही है वो बढ़ कितनी रही है, और उसके बदले में जो बहुत सारी रेडिएशन पृथ्वी से आउटगोइंग होती हैं, जो बाहर जाती हैं, वो कितनी ज्यादा हैं। यानी अर्थ अपनी हीट को कितना लूज कर रहा है और कितना गेन कर रहा है।
इसके बीच का डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो अभी सिचुएशन ये आ चुकी है कि EEI पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि पृथ्वी गर्मी को गेन ज्यादा कर रही है और लूज कम कर रही है, और इसी को बोला गया है यहां पर अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस। दैट्स इट। ठीक है, अब यहां पर इसी को ध्यान रखना है, इसको मेजर कैसे किया गया है, रेट ऑफ हीट एक्यूमुलेशन के बेसिस पे, कि आज हम सब मिलकर जो अपने एक्टिविटीज कर रहे हैं विच इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक इंसान कर रहा होता है। तो जैसे हम बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज आज के समय पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इन प्रदूषण की वजह से हीट एक्यूमुलेशन बढ़ता है, लगातार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है, और यही ओवरऑल पिक्चर देता है ग्लोबल वार्मिंग की। जब मैं ग्रीन हाउस गैसेस की बात करता हूं तो इसमें हमारा मीथेन, वेपर ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूं। परफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो EEI के बारे में ये सारा का सारा डिस्कशन कर दिया गया है कि भाई EEI क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से अभी के समय पर रिफ्लेक्शन कम हो चुका है, आउटगोइंग हीट कम है, यानी कि जो पृथ्वी गर्मी लूज कर रही है वो बहुत धीमी गति से कर रही है, और गर्मी को गेन जो कर रही है वो बहुत तेज गति से कर रही है। और इसी बैलेंस को, ये बैलेंस हुआ ही नहीं, ये इम्बैलेंस हो गया, इसी इम्बैलेंस को अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस बोला गया है। ये रिपोर्ट WMO रिपोर्ट है, जिसने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ये सारा का सारा डिटेल्स हमारे सामने शेयर किए हैं। ओके, दैट्स इट। ये भी दोस्तों यहां पर होता है हमारा टॉपिक समाप्त। चलिए अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं आपने कितना कुछ आज के लेक्चर से सीखा है। फटाफट अपने कमेंट सेक्शन सभी लोग ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, उसके आंसर सामने लिखते चलो। ये अटेम्प्ट करना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है जब आप डेली बेसिस पर अटेम्प्ट करोगे तो पता चलेगा कौन कौन लोग यहाँ पर डेली बेसिस पे क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला आपके सामने प्रेजेंट है। एल्मेनाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल? एल्मेनाइट कौन से मेटल का ओर है ये बताइए। आयरन का, टाइटेनियम का, एल्यूमिनियम का या मैग्नीशियम का? बताएं, बहुत सरल सा क्वेश्चन है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंबस्टेबल कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का इन चारों में से एक मेन कंपोनेंट क्या है ये बताएं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर नाइट्रोजन? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर अ बॉर्डर विद कोलंबिया? इन चारों में से वो कौन सा देश है जो कोलंबिया के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है? नहीं करता, नहीं, शेयर करता है। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे या पैनामा? बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मैंने गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका ये कुछ बताया था, तो जरा लिंक करो और समझाओ मुझे क्या है होना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन है, नालगोंडा टेक्निक। नालगोंडा टेक्निक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, ये नालगोंडा टेक्निक किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है ये बताएं। ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक को वाटर से रिमूव करने के लिए यूज की जाती है, या सी वाटर के डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, या पानी से फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बताइए नालगोंडा टेक्निक किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास में एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस प्राइमरीली रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, ये बताओ। यानी ये जो अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस है ये क्या चीज हमको दिखाता है, किस चीज के बारे में डिफरेंस को शो करता है। ऑप्शन नंबर ए, सोलर रेडिएशन एंड ओशन हीट कंटेंट को दिखाता है, या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ओशन टेम्परेचर को दिखाता है, या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन को शो करता है, या फिर ये बताता है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच का क्या डिफरेंस है। तो बताएं दोस्तों यहाँ पर इन चारों में से कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने सही तरीके से इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। और इन सभी क्वेश्चन के सर आंसर कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाओगे, वही जो शुरुआत में आपको यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल बता रखा था, एक सेकेंड रुको अब दिखा देता हूँ। ये दीपक यादव एजुकेशन UPSC वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। इसमें आप देख पाओगे 77,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। यहीं पर ये PDF आपको मिल जाएगा, जो शानदार सा PDF आपने अभी अपने सामने देखा है। इसके माध्यम से प्रीलिम्स क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर एक आर्टिकल को बहुत ही क्रिस्प वे में समझाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक छोटा सा काम और करना, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर देना। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है, आप सब लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़े हैं, मेक श्योर करें चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से सुबह 5:30 बजे, क्योंकि ये सेशन डेली बेसिस पे 5:30 बजे अपलोड होता है अर्ली मॉर्निंग में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।